हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीकोड इंडियन। तो जैसा कि आपको पता है कि मई 2024 के कुछ आरबीआई सर्कुलर्स को हम ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम जिन आरबीआई सर्कुलर्स को लास्ट वाले लेक्चर में हम कवर नहीं कर पाए थे मई 2024 के, उन आरबीआई सर्कुलर्स को हम आज के इस लेक्चर में डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, लास्ट वाले लेक्चर का भी पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो अभी ये जो लेक्चर अपलोड होगा उसके बाद दोनों लेक्चर का कंबाइंड जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न आता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 6 मई 2024 का है। और सिंपली इस सर्कुलर के माध्यम से क्या डिसीजन लिया गया है, तो इस सर्कुलर के माध्यम से डिसीजन लिया गया है कि जो नॉन रेसिडेंट्स है, यानी कि भारत के बाहर का जो पर्सन है, जो इंटिटीज़ है, उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्जिन अकाउंट भारत के अंदर ओपन कर सकता है। तो इस सर्कुलर में यही फैसला लिया गया है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सर्कुलर का हेडिंग है उसको देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट फोर्थ अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2024। तो यहाँ पे ये जो रेगुलेशंस है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस, ये है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए, भारत के अंदर जो फॉरेन डिपॉजिट होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उस चीज़ से रिलेटेड ये रेगुलेशन है। ये बेसिकली रूल्स बताता है, कंडीशन बताता है, जिसके तहत कोई नॉन रेसिडेंट भारत के अंदर इंडियन बैंक्स में अपना डिपॉजिट होल्ड कर सकता है और कैसे डिपॉजिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सब को लेकर के जो रूल्स है, कंडीशंस है, उसके बारे में ये रेगुलेशंस बताता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन है उसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है, और ये फोर्थ टाइम है, ये चौथा बार है। जब ओरिजिनल ये रेगुलेशन को इशू किया गया था तब से लेकर के अभी तक ये चौथा बार है जब इसमें अमेंडमेंट लाया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो पावर मिला है उसका इस्तेमाल करते हुए आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, जो ओरिजिनल रेगुलेशन था 2016 का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन 2016, तो उसके अंदर अभी अमेंडमेंट लाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ को और बोला गया है कि अभी से ये जो 2016 का ओरिजिनल रेगुलेशंस है इसको द प्रिंसिपल रेगुलेशंस के नाम से जाना जाएगा। तो जब कभी भी कहीं पे भी अगर आप इस सर्कुलर में अगर आप प्रिंसिपल रेगुलेशन देखते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो ओरिजिनल 2016 का रेगुलेशन है उसके बारे में बात हो रहा है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे जो अमेंडेड रेगुलेशंस है उसको क्या बोला जाएगा, किस नाम से इसको जाना जाएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट फोर्थ अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2024। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कब से ये जो अमेंडेड रेगुलेशंस है वो प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो देखिए, जिस डेट को भारत सरकार के ऑफिशियल गैजेट में ये अमेंडेड रेगुलेशंस को पब्लिश किया गया था, उस डेट से ही ये जो अमेंडेड रेगुलेशंस है वो लागू हो जाएगा। यानी कि 6 मई 2024 को ही भारत सरकार के ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश किया गया था, तो उस डेट से ही ये जो अमेंडेड रेगुलेशंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो लागू हो जाएगा। ओके, अब देखिए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल रेगुलेशंस का क्या मतलब है, जो 2016 का ओरिजिनल रेगुलेशन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशंस 2016, तो उसके अंदर जो रेगुलेशन 7 है ना उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। अब देखिए, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो जो प्रिंसिपल रेगुलेशन है 2016 का ओरिजिनल रेगुलेशन, उसके अंदर जो रेगुलेशन 7 है उसके अंदर जो सब रेगुलेशन 5 है। अब रेगुलेशन 7 के अंदर अलग अलग सब रेगुलेशन है, सब रेगुलेशन 1, 2, और हर एक सब रेगुलेशन के अंदर रूल है, कंडीशंस है के बारे में बताया गया है। तो प्रिंसिपल रेगुलेशन के रेगुलेशन 7 के अंदर जो सब रेगुलेशन 5 है ना, उसके बाद एक नए सब रेगुलेशन को ऐड कर दिया गया है, सब रेगुलेशन 6, और उसके तहत देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये सर्कुलर का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है कि जो ऑथराइज डीलर है भारत के अंदर, आई होप आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा हुआ है, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में हमने अच्छे से बात किया था कि ऑथराइज डीलर क्या होता है, परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जो ऑथराइज डीलर है ना भारत के अंदर,
वो यहाँ पे अब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को अलाउ कर सकता है, यानी कि भारत के बाहर जो व्यक्ति है, जो एंटिटी है, उसको अलाउ कर सकता है कि वो भारत के अंदर ऑथराइज डीलर के पास फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपीस में इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट ओपन कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। तो ऑथराइज डीलर भारत के अंदर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को अलाउ कर सकता है कि वो इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट ओपन कर सकता है इंडियन रुपीस में या फॉरेन करेंसी में, उसको होल्ड कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। अब यहाँ पे किस पर्पस से ऑथराइज डीलर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को अलाउ कर सकता है अकाउंट ओपन करने के लिए? तो देखिए, यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा जो परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए भारत के बाहर का कोई व्यक्ति है या फिर कोई कंपनी है, उसने भारत के कंपनी के साथ कोई परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसके लिए जो मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट किया जाता है, तो उस पर्पस से यहाँ पे ऑथराइज डीलर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को अलाउ कर सकता है कि वो फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपीज़ में इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। अब देखिए, होता क्या है ना, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो बायर है, जो सेलर है, दोनों पार्टीज़ के द्वारा जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू रहता है, उसका कुछ परसेंटेज मार्जिन के तौर पे दिया जाता है, राइट। अब जैसे कि मान लीजिए भारत के बाहर का कोई कंपनी है, उसने भारत के अंदर के किसी कंपनी के साथ एक परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे भारत के बाहर का जो कंपनी है ना, उसको मार्जिन के तौर पे कुछ पैसा पोस्ट करना पड़ेगा, यानी कि प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, भारत के अंदर का जो कंपनी है उसको, और भारत का जो कंपनी है ना, उसको भी मार्जिन के तौर पे कुछ पैसा जो भारत के बाहर का कंपनी है उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भारत के बाहर का जो कंपनी है, वो जो मार्जिन के तौर पे पैसा प्रोवाइड करेगा और जो मार्जिन के तौर पे पैसा वो कलेक्ट करेगा इंडियन कंपनी से, तो उसके लिए यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को ऑथराइज डीलर अलाउ कर सकता है कि वो फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपीज़ में इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट ओपन कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। समझ में आ गया? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मार्जिन फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस 2020। और जब ऑथराइज डीलर अलाउ करेगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को भारत के अंदर ऑथराइज डीलर के पास अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस चीज़ से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस है, उसको ध्यान में रख करके ऑथराइज डीलर को पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को यहाँ पे अलाउ करना है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए, पहले क्या होता था उसको समझिए। पहले देखिए, जो ऑथराइज डीलर था वो भारत के अंदर सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है, उसको अलाउ कर सकता था कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भारत के अंदर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है। लेकिन अभी क्या फैसला लिया गया है? अभी यहाँ पे ऑथराइज डीलर किसी भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को अलाउ कर सकता है कि वो परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट किया जाता है, उस पर्पज से वो भारत के अंदर फॉरेन करेंसी में या इंडियन रुपीज़ में इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट ओपन कर सकता है। समझ में आ गया अभी क्या फैसला लिया गया है? अब देखिए, यहाँ पे एक टर्म आया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में, तो ये ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर होता है जो कि हमारे देश के कंपनीज़ के शेयर्स में निवेश करता है, जो बॉन्ड्स होता है, बॉन्ड्स में ये निवेश करता है। इसका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को खरीद लेता हूँ और उसके ऊपर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। इसका उद्देश्य सिंपली क्या रहता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का उद्देश्य सिंपली रहता है कि कंपनीज़ के शेयर्स में जो बॉन्ड्स है उसमें निवेश करके प्रॉफिट अर्न करूँ। ओके, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है और ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड भी होता है। अब अगर हम बात करें फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ये बेसिकली ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर होता है जो कि भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स है, जो स्मॉल बिजनेसेस है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का, तो वैसे स्टार्टअप्स में, वैसे बिजनेसेस में ये अपना पैसा लगाता है। समझ में आ गया? तो पहले क्या था? पहले ऑथराइज डीलर भारत के अंदर सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है, उसको अलाउ कर सकता था कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भारत के अंदर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है? अब यहाँ पे ऑथराइज डीलर भारत के अंदर किसी भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को
परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट किया जाता है, उस पर्पज से वो फॉरेन करेंसी में या इंडियन रुपीज़ में इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट ओपन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है। ओके, समझ में आ गया ये पूरा सर्कुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 15 मई 2024 का है। असम के अंदर एक नया जिला को फॉर्म किया गया है और उस जिला के लिए लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है। तो उसी को लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ये लीड बैंक क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा जो हमेशा आरबीआई सर्कुलर्स वाला लेक्चर देखते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए 1969 में भारत के अंदर लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इस उद्देश्य के साथ कि हमारे देश के अंदर जो रूरल इलाका है, यानी कि जो ग्रामीण एरिया है, जो सेमी अर्बन एरियाज़ है, जो अर्ध शहरी एरियाज़ है, वहाँ पे लोगों को जो बैंकिंग सर्विसेज मिल रहा है उसको इम्प्रूव किया जा सके। वहाँ पे लोगों को जो क्रेडिट डिलीवरी मिल रहा है, वहाँ पे लोगों को जो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रहा है, जिस तरीके से लोन मिल रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इन सब उद्देश्य के साथ लीड बैंक स्कीम को 1969 में लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इस स्कीम के तहत होता क्या है, तो इस स्कीम के तहत भारत के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी जिला है, हर जिला के लिए एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई जिला है, लेट्स से कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई जिला है और उस जिला के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांच मान लीजिए कि एसबीआई का है। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम के तहत उस जिला के लिए एसबीआई को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। लीड बैंक स्कीम के तहत जितना भी डिस्ट्रिक्ट है भारत के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक अपॉइंट किया जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम लीड बैंक बोलते हैं। अब ये जो लीड बैंक होता है वो काम क्या करता है, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लीडर के तौर पे काम करता है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दूसरा क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस रहता है, उसके द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए, तो उन सभी प्रयासों को ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उसको ये ओवरसी करने का काम करता है। समझ में आ गया लीड बैंक स्कीम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ असम है, असम सरकार के द्वारा सितंबर 2023 में असम के अंदर एक नया जिला को फॉर्म किया गया था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विश्वनाथ। तो अब इस नया जिला के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीड बैंक को अपॉइंट किया है और उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है, विश्वनाथ। जो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है वो इंडियन बैंक को सौंपा गया है, यानी कि विश्वनाथ जिला के अंदर इंडियन बैंक लीड बैंक के तौर पे काम करेगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट को रिपोर्टिंग पर्पस से एक वर्किंग कोड अलाउड किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है उसको भी एक वर्किंग कोड अलाउड किया गया है 407। ओके, समझ में आ गया। इसके अलावा जो असम के अंदर दूसरा जिला है उसमें जो लीड बैंक है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। तो इस बात को भी आरबीआई ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 21 मई 2024 का है। जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स का अटेंशन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019 के ऊपर अट्रैक्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 है, ये है क्या, तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें किसी भी प्रकार का बोरोइंग या फिर लेंडिंग नहीं होता है। जैसे कि देखिए बॉन्ड्स होता है, बॉन्ड्स में क्या होता है, जब आप बॉन्ड्स में पैसा निवेश करते हैं तो इवेंचुअली इसका मतलब क्या होता है कि आप बॉन्ड इशूअर को लोन दे रहे हैं, राइट। लेकिन बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसमें इस तरीके का कुछ नहीं होता, उसमें बोरोइंग लेंडिंग नहीं होता है। उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपके पास ओनरशिप आता है, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड का यूनिट हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का यूनिट हो गया, उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का यूनिट हो गया। तो इन सब में अगर आप पैसा निवेश करते हैं ना तो आपके पास क्या आता है, ओनरशिप आता है। और वही क्या होता है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आ गया नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे देश के अंदर, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है भारत के बाहर के लोगों के द्वारा, एंटिटीज़ के द्वारा हमारे देश के अंदर जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसको यहाँ पे ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019 है उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। समझ में आ गया? तो जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उसका ध्यान अट्रैक्ट किया गया है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल 2019 के ऊपर। अब देखिए कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे मंथ और डेट हटा दिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये मार्च का बात है। तो कुछ दिनों पहले मार्च 2024 में ये जो 2019 का रेगुलेशन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, तो इसमें अमेंडमेंट लाया गया था। और अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, नाउ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स ऐसा एंटिटी होता है जो कि पहले इन्वेस्टर से, अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और फिर इसको ये अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करने का काम करता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, उसके बाद आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, उसके बाद आपका जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है वो हो गया। तो ये सब क्या करता है? ये सब अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और फिर इसको अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करने का काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट व्हीकल बोलते हैं। तो ये जो 2019 का रूल है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, तो उसके अंदर अभी मार्च 2024 में अमेंडमेंट लाया गया था। और अमेंडमेंट के हिसाब से, अमेंडमेंट के तहत हमारे देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है उसको अलाउ कर दिया गया था कि वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पार्टली पेड यूनिट इशू कर सकता है। नाउ देखिए, जब भी आप मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जितना पैसा भी म्यूचुअल फंड में लगाया है उसके प्रपोर्शन में आपको एक यूनिट अलाउड किया जाता है, राइट? तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि म्यूचुअल फंड का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसका जो टोटल एसेट है, उसका एक परसेंटेज होता है, उसका एक फ्रैक्शन होता है जो यूनिट आपको अलाउड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल को अलाउ कर दिया गया है कि वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पार्टली पेड यूनिट इशू कर सकता है। पार्टली पेड यूनिट का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को ऐसा यूनिट इशू कर सकता है जिसके लिए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को बिगनिंग में थोड़ा पैसा देना होगा और उसके कुछ दिनों के बाद उसको थोड़ा पैसा देना होगा। तो इस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को अलाउ कर दिया गया था। ओके, अब हम आते हैं अभी क्या फैसला लिया गया है उसके ऊपर। ओके, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ऐसे तो इन जनरल हमने देख लिया कि नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बोरोइंग या लेंडिंग नहीं होता है। इसमें बेसिकली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ओनरशिप आता है, राइट? जैसे कि शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड का यूनिट हो गया। अब ये जो 2019 का रूल्स है, 2019 के रूल्स के तहत एग्जैक्टली नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब है उसके बारे में यहाँ पे मैंने दे दिया है। आप चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। जो भी पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर्स में अगर आप निवेश करते हैं तो वो क्या माना जाएगा कि आपने नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया है। उसके बाद कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके अंदर आपने एज अ पार्टनर के तौर पे कैपिटल लगाया है, तो उसको भी क्या माना जाएगा कि आपने नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा जो भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल फंड का यूनिट हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का यूनिट हो गया, तो इन सब में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो माना जाएगा कि आपने अपना पैसा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया है। तो आप चाहे तो इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने वापस से अपने सर्कुलर के ऊपर। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 है, उसके अंदर कुछ दिनों पहले अमेंडमेंट लाया गया था और उस अमेंडमेंट के तहत जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पार्टली पेड यूनिट इशू कर सकता है। यहाँ पे मैं चीज़ों को बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि मैं कनेक्ट करके समझा सकूँ, क्योंकि अगर जैसे अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया और ये आपके दिमाग से निकल गया तो उसके बाद जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं कनेक्ट करने का कोशिश कर रही हूँ कि कनेक्ट करके आपको समझा पाऊँ। ओके, तो अभी ये फैसला लिया गया था, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पार्टली पेड यूनिट इशू कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है। तो ये फैसला तो अभी लिया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पार्टली पेड यूनिट अलाउड कर सकता है, लेकिन
इस अमेंडमेंट के आने से पहले बहुत सारा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, डोंट वरी इसको हम देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। तो इस अमेंडमेंट के आने से पहले बहुत सारा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के द्वारा पार्टली पेड यूनिट इशू किया जा चुका था, जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसको। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में कुछ फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या फैसला लिया गया है कि अमेंडमेंट के पहले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पार्टली पेड यूनिट इशू किया गया था, तो उसको यहाँ पे रेगुलराइज करने का डिसीजन लिया गया है, उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया गया है। और उसको रेगुलराइज कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे उसको रेगुलराइज किया जाएगा, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाएगा कंपाउंडिंग के तहत। कंपाउंडिंग एक प्रोसेस होता है, तो इसके तहत उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाएगा अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नाउ यहाँ पे कंपाउंडिंग क्या होता है, देखिए अगर एकदम मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी के लिए कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, और उस कंपनी ने उस रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन किया। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वो कंपनी सामने से आकर के बोलता है कि मैंने इस रूल को वायलेट किया है, वो एक्नॉलेज करता है कि मैंने इस रूल को वायलेट किया है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और आप मुझसे इसके बदले में कुछ पेनल्टी ले लीजिए, लेकिन इस मैटर को रिजॉल्व कर दीजिए, इस मैटर को आगे लेकर के मत जाइए क्योंकि इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो ये पूरा क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है। इसमें जिस कंपनी ने रूल को वायलेट किया वो सामने आकर के एक्नॉलेज करता है कि मैंने हाँ रूल को वायलेट किया है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप मुझसे पेनल्टी ले लीजिए और इस मैटर को रिजॉल्व कर दीजिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अमेंडमेंट आने के पहले जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा पार्टली पेड यूनिट को इशू किया गया था, तो उसको यहाँ पे रेगुलराइज करने का फैसला लिया गया है कंपाउंडिंग के थ्रू अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का क्या मतलब होता है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये क्या है, ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का क्या मतलब होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप कोई भी जो आम लोग हैं वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकता है, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना, इसमें हर कोई निवेश नहीं कर सकता है। इसमें जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और फिर इसको ये ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस, जो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस है जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इसमें नहीं, ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस जैसे कि प्राइवेट इक्विटी यानी कि प्राइवेट कंपनी में ये इन्वेस्ट करता है, वेंचर कैपिटल यानी कि स्टार्टअप्स में ये इन्वेस्ट करता है, हेज फंड्स, रियल इस्टेट, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स। तो जो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस रहता है ना, इसमें ये इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और जनरली जैसा कि अभी हमने बात किया, जनरली इसमें जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होता है, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का जो अमाउंट रहता है, म्यूचुअल फंड्स में क्या हम कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रहता है ये थोड़ा सा बड़ा रहता है। ओके, इसके बाद अगर हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का देखें तो इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी इसको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशंस 2012 है उसके तहत। और एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को ट्रस्ट के तौर पे सेटअप किया जा सकता है, कंपनी के तौर पे सेटअप किया जा सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पे, या कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पे इसको सेटअप किया जा सकता है। ओके, समझ आ गया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। तो यहाँ पे अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है कुछ दिनों पहले मार्च में, जिसके तहत जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, राइट। तो मार्च 2024 में जो अमेंडमेंट लाया गया है उसके तहत इन्वेस्टमेंट व्हीकल को अलाउ कर दिया गया है कि वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पार्टली पेड यूनिट इशू कर सकता है। तो यहाँ पे इस अमेंडमेंट के पहले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पार्टली पेड यूनिट अलाउड किया गया था, उसको यहाँ पे रेगुलराइज करने का फैसला लिया गया है कंपाउंडिंग के तहत। ओके, अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और कंपाउंडिंग भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी सामने से आकर के एक्सेप्ट करता है कि उसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है और वो पेनल्टी देना चाहता है, और पेनल्टी दे करके वो इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को जो पार्टली पेड यूनिट इशू किया गया था,
तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो कि हमारे देश का है, और इसके द्वारा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर के व्यक्ति को, एंटिटी को पार्टली पेड यूनिट इशू किया गया था। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसको ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स फैसिलिटेट कराता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि रिजर्व बैंक को कंपाउंडिंग के लिए अप्रोच करने से पहले ये जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है उसको यहाँ पे कुछ चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा। अब ये कुछ चीज़ें क्या है, सबसे पहला तो है यहाँ पे एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के द्वारा जो भी पार्टली पेड यूनिट को इशू किया गया है तो उसका रिपोर्टिंग हो गया है रिजर्व बैंक को, उसका रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट किया जा चुका है थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम फर्म्स पोर्टल के थ्रू। और यहाँ पे एक चीज़ एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को इंश्योर करना है, एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को ये भी इंश्योर करना है कि उस रिपोर्टिंग के लिए जो रिपोर्टिंग किया गया आरबीआई को उसके लिए कंडीशनल एक्नॉलेजमेंट भी इशू हो चुका है, जो कि बेसिकली ये बताता है कि आरबीआई ने जो रिपोर्ट्स है वो रिसीव कर लिया है लेकिन आगे उसको आरबीआई रिव्यू करेगा। तो ये जो दो चीज़ है, ये दो चीज़ कंप्लीट हो गया, इस चीज़ को एडी कैटेगरी 1 बैंक को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो रिजर्व बैंक है उसको कंपाउंडिंग के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखते हैं। हाँ, तो बस यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद तो यहाँ पे जनरल बातें बोला गया है, जैसे कि एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को जो भी रिलेटेड कस्टमर है उसको इसके बारे में बताना होगा, और जो हमने यहाँ पे डायरेक्शंस देखें उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इशू किया गया है। एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जो भी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उसके ऊपर ये जो सर्कुलर है, जो डायरेक्शंस है वो एप्लीकेबल होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 24 मई 2024 का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से बाहर कर दिया है। साथ ही में ये जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये एज अ बैंकिंग कंपनी काम करना भी इसने बंद कर दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ था और जल्दी ही ये हमारे देश का एक स्केड्यूल कमर्शियल बैंक बन गया था। और जैसे कि हर स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रायोरिटी क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, वैसे इलाके में बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाना जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड है या फिर जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाना ही स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी यही उद्देश्य था। अब देखिए हुआ क्या ना, 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को अलाउ कर दिया था, जिसके तहत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्वायर कर लिया था। मतलब कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो इंडिविजुअल अस्तित्व था वो खत्म हो गया है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो भी बिजनेस है वो अब कौन देखेगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को अक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली अभी फैसला लिया गया है। और याद रखिएगा कि ये हमारे देश का पहला मर्जर है 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में। इससे पहले कभी भी 2 स्मॉल फाइनेंस के बीच में मर्जर को आरबीआई ने अलाउ नहीं किया है। ओके, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को आरबीआई ने अप्रूव किया था। 1 अप्रैल 2024 से इसका जो मर्जर था वो प्रभावी हो गया था। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फैसला लिया गया। क्या फैसला लिया गया? तो क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्वायर कर लिया, तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो इंडिविजुअल अस्तित्व था वो खत्म हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को बाहर कर दिया है। और ये जो यहाँ पे एक्सक्लूजन हुआ है, जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को बाहर कर दिया गया है, तो ये कब से प्रभावी हो गया है? 1 अप्रैल 2024 से ही प्रभावी हो गया है, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से ही जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो एज अ बैंकिंग कंपनी काम करना उसने बंद कर दिया था। ओके, तो यही इस पूरे सर्कुलर में बोला गया है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा था कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है, क्योंकि इसको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्वायर कर लिया था और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एज अ बैंकिंग कंपनी काम करना बंद कर दिया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात हुआ है, तो हमारे देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अप्रैल 2016 से ये काम करना शुरू हुआ था और 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को अलाउ कर दिया है। उसके बाद से अब हमारे देश में टोटल कितना स्मॉल फाइनेंस बैंक है? तो उसके बाद से अब हमारे देश में टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 1 अप्रैल 2024 तक हमारे देश में टोटल कितना स्मॉल फाइनेंस बैंक है? 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इससे पहले हमारे देश में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ करता था। ओके, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हमारे देश के अंदर अभी कितना स्मॉल फाइनेंस बैंक है? 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ओके, एज ऑन अप्रैल 1, 2024। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 27 मई 2024 का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स के बारे में। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स क्या होता है? ये ऑथराइज्ड मनी चेंजर होता है। अब मनी चेंजर क्या होता है? तो मनी चेंजर ऐसा एंटिटी होता है जो कि फॉरेन करेंसी को बाय करता है, सेल करता है। तो यहाँ पे जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है, ये भी क्या है? ये एक ऑथराइज्ड मनी चेंजर है जो क्या करता है? जो नॉन रेसिडेंट से, यानी कि भारत के बाहर का जो व्यक्ति है, जब वो भारत विजिट करने आता है तो उससे ये फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी है, वो परचेज करता है। और जब कोई व्यक्ति भारत के बाहर घूमने जाता है, ट्रैवल के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, तो उसको ये फॉरेन करेंसी सेल करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, यूएस का व्यक्ति है, वो भारत घूमने आना चाहता है। तो यहाँ पे जब वो भारत आएगा, यहाँ पे वो पैसे स्पेंड करेगा, रहेगा, तो उसके लिए उसके पास इंडियन करेंसी होना चाहिए, राइट? उसके लिए उसके पास हमारा रुपी होना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? वो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर के पास जाएगा और फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर को उसके पास जो फॉरेन करेंसी होगा, वो अमेरिका से आ रहा है तो उसके पास डॉलर होगा, वो डॉलर दे देगा फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर को और उसके बदले में वो इंडियन करेंसी ले लेगा। ओके, उसी प्रकार से मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है, वो दूसरे देश गया था घूमने के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से, अपने काम से वो गया था। और जब वो भारत आएगा तो जाहिर सा बात है अब उसको भारत का करेंसी चाहिए होगा। तो उसके पास जो दूसरे देश का करेंसी होगा, जो फॉरेन करेंसी होगा, उसको वो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर के पास ले जा करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है, वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पे जो नॉन रेसिडेंट है, जो भारत विजिट करने आ रहा है, जो रेसिडेंट है, जो भारत के बाहर गया था, भारत के बाहर से वो वापस इंडिया आ रहा है, तो उनके पास जो फॉरेन करेंसी है वो परचेज कर ले रहा है और बदले में वो इंडियन करेंसी उनको दे रहा है। ओके, उसी प्रकार से मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है, वो भारत के बाहर घूमने जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है या फिर अमेरिका जाना चाहता है। तो जाहिर सा बात है जिस भी कंट्री वो जाना चाहेगा, उस कंट्री का करेंसी उसके पास होना चाहिए। तो वो व्यक्ति ऐसे फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर के पास जा सकता है और वहाँ पे जा कर के उसने जो इंडियन करेंसी है, वो इंडियन करेंसी दे देगा और उसके बदले में ये जिस भी देश जा रहा है, उस देश का जो फॉरेन करेंसी होगा वो ले लेगा। तो यहाँ पे फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर क्या कर रहा है? वो यहाँ पे फॉरेन करेंसी को सेल कर रहा है। हमारे देश का जो भी व्यक्ति है, जो भारत के बाहर घूमने जाना चाहता है, उसको वो फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है, राइट? और बदले में वो इंडियन करेंसी ले रहा है। तो ये काम होता है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर का। ये क्या करता है? ये फॉरेन करेंसी को बाय करता है, सेल करता है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस है, जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जो भी फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है, FFMCs, और जो नॉन बैंक ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 है, नॉन बैंक ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2, ये क्या होता है? तो ये बेसिकली ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक नहीं होता है, लेकिन इसको रिजर्व बैंक ऑथराइज करता है कुछ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में डील करने के लिए। तो ये कुछ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में डील कर सकता है, जैसे कि वही फॉरेन करेंसी बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, मनी ट्रांसफ़र ये कर सकता है,
फॉरेन एक्सचेंज सर्विस ये प्रोवाइड कर सकता है लोगों को ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। तो नॉन ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बैंक नहीं होता है, लेकिन ये आरबीआई द्वारा ऑथराइज होता है कुछ सर्टेन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में डील करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से जो भी फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स है और जो नॉन बैंक ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 2 है, इसका जो नॉर्मल बिजनेस रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसका जो डे टू डे ऑपरेशन है, उसके लिए ये फॉरेन करेंसी नोट्स दूसरे जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स है, दूसरा जो ऑथराइज्ड डीलर है, उससे अवेल कर सकता है, उससे ले सकता है। समझ में आया? तो कोई फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है या नॉन बैंक ऑथराइज्ड डीलर है, वो किसी दूसरे फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर से या ऑथराइज डीलर से अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए फॉरेन करेंसी ले सकता है, फॉरेन करेंसी खरीद सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है ना, अच्छा उससे पहले देखिए, ये जो भी FFMC होता है, यानी कि फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर होता है और नॉन बैंक ऑथराइज्ड डीलर होता है, तो उसको यहाँ पे एक चीज़ हमेशा इंश्योर करना होता है कि इसके पास रीजनेबल अमाउंट में फॉरेन करेंसी हो। ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी रखा हुआ है और उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा ना हो कि इसके पास कस्टमर्स आ रहा है और वापस चल जा रहा है, इसके पास फॉरेन करेंसी है ही नहीं। तो यहाँ पे जो FFMC है, यानी कि फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है, जो नॉन बैंक ऑथराइज्ड डीलर है, उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि उसके पास हमेशा रीजनेबल अमाउंट में जो फॉरेन करेंसी है वो मौजूद हो। ओके, अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या फैसला लिया गया है, और इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 1 जुलाई 2024 से जो भी FFMC है, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर और नॉन बैंक ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 है, उसके द्वारा जो भी फॉरेन करेंसी नोट सेल किया जाएगा पब्लिक को, तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा ना, वो टोटल वैल्यू इसका जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है, जो ऑथराइज डीलर है, जिससे कि इसने फॉरेन करेंसी नोट्स परचेस किया है, उसके टोटल वैल्यू से 75% से कम नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, मुझे पता है आप यहाँ पे नहीं समझ पाए हैं, डोंट वरी, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट होगा। डोंट वरी, इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी एक क्वार्टर के अंदर ना एक फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है, उसने लेट्स से कि $1,00,000 के वैल्यू का फॉरेन करेंसी नोट किसी दूसरे FFMC या फिर ऑथराइज डीलर से क्या किया है, यहाँ पे परचेस किया है। ओके, अब नियम में क्या कहा जा रहा है ना, नियम में कहा जा रहा है कि इसने $1,00,000 के वैल्यू का फॉरेन करेंसी नोट परचेस किया है, तो नियम के हिसाब से इसका 75%, मतलब कि $75,000 वैल्यू के फॉरेन करेंसी इसको सेल करना होगा कस्टमर्स को परमिटेड पर्पस के लिए उसी क्वार्टर के दौरान। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 1 जुलाई 2024 से, 1 सेकेंड, क्या बोला जा रहा है कि 1 जुलाई 2024 से जो भी FFMC और नॉन बैंक ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 है, इसके द्वारा जो फॉरेन करेंसी नोट को सेल किया जाएगा, उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो जितने वैल्यू का फॉरेन करेंसी नोट इसके द्वारा परचेस किया गया होगा किसी दूसरे FFMC से या ऑथराइज डीलर से, उसके 75% से कम नहीं होना चाहिए। और ये कब कैलकुलेट किया जाएगा, तो क्वार्टरली बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है, जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 है, उसके द्वारा यहाँ पे जो भी फॉरेन करेंसी को सेल किया जाएगा, परचेस किया जाएगा, तो उसको लेकर के जो भी डेटा है उसको वो मेंटेन करके रखना होगा, और जब भी ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगा, तो उस समय उसको ये डेटा अवेलेबल कराना होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं और क्या बोला जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो FFMCs है, जो ऑथराइज डीलर है, उसके द्वारा जो भी फॉरेन करेंसी सेल किया जा रहा है किसी दूसरे FFMC को या ऑथराइज डीलर को, तो यहाँ पे जो सेल कर रहा है, जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर या ऑथराइज डीलर सेल कर रहा है, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2, तो वो यहाँ पे एक चीज़ को इंश्योर कर सकता है कि जिसको वो सेल कर रहा है वो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका उतना परसेंटेज वो पब्लिक को सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को जो FFMC ऑथराइज डीलर है, जो फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है, वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकता है यहाँ पे।
और कैसे वो इंश्योर कर सकता है, तो जिस भी FFMC को नॉन बैंक ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 को वो फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है तो उससे वो रेलेवेंट डेटा मांग सकता है और उस डेटा के आधार पे वो तय कर सकता है कि वो जिस एंटिटी को सेल कर रहा है फॉरेन करेंसी, क्या वो एंटिटी नियम के अनुसार उसका 75% पब्लिक को सेल कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को वो इंश्योर कर सकता है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और डिसीजन लिया गया है। यहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया है कि जो भी FFMC है और जो नॉन बैंक ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 है वो यहाँ पे एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करेगा जो कंसर्न्ड रीजनल ऑफिसर रिजर्व बैंक का उसको, और साथ ही में ये एक सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। और ये सर्टिफिकेट किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो ये सर्टिफिकेट रिलेटेड होगा NOF से, यानी कि नेट ओन फंड से ये जो सर्टिफिकेट है ये रिलेटेड होगा, जो कि इसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तरफ से मिला होगा। तो यहाँ पे FFMC और नॉन बैंक ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 एक एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करेगा जो कंसर्न रीजनल ऑफिसर रिजर्व बैंक का उसको, और उसके साथ ही ये एक सर्टिफिकेट भी सबमिट करेगा जो कि किससे रिलेटेड होगा, नेट ओन्ड फंड से रिलेटेड होगा एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। और कब तक ये जो एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट है अलॉन्ग विथ सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिगार्डिंग द NOF, ये कब तक सबमिट करना होगा, तो 31 अक्टूबर तक सबमिट करना होगा। ये यहाँ पे बोला जा रहा है 31 अक्टूबर से लेट नहीं होना चाहिए, 31 अक्टूबर तक सबमिट कर देना होगा। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो यही इस पूरे सर्कुलर में था। इसके बाद यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस जिसके बारे में हमने बात किया, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इशू किया गया है। और यहाँ पे जो चेंजेस लाया गया है उस चेंजेस के हिसाब से इससे जुड़ा हुआ जो मास्टर डायरेक्शन है उसको अपडेट किया गया है। उस चेंजेस के हिसाब से उस मास्टर डायरेक्शन को लाने के लिए उस मास्टर डायरेक्शन को भी अपडेट कर दिया गया है। ओके, एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन से जितना भी ऑथराइज पर्सन है, जो भी ऑथराइज पर्सन है फॉरेन एक्सचेंज में, उन सब के ऊपर जो डायरेक्शंस है ये एप्लीकेबल होगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट सर्कुलर था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप जितने सारे भी सर्कुलर हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए मई 2024 का जितना भी RBI सर्कुलर्स था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। बस एक मास्टर डायरेक्शन यहाँ पे रह गया है जिसको हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो उसको हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। वो जो मास्टर डायरेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनिंग फॉर नॉन सेंट्रली क्लियर्ड OTC डेरिवेटिव्स डायरेक्शंस 2024, तो इस मास्टर डायरेक्शन को हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसके अलावा जितना सारा भी सर्कुलर है इसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।